नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में प्रोसेसेस को फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में क्लासिफाई किया था। इसके बाद केमिकल रिएक्शन को समझा था। केमिकल रिएक्शन को टू टाइप से हमने डिस्कस किया था कि आप उसे वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं या सिंबॉलिक फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो सकती है या अनबैलेंस्ड हो सकती है, और अगर अनबैलेंस्ड है तो उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। मतलब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बातें करी थी और वहीं पे डिस्कशन किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Characteristics of chemical reaction। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप बेसिक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की यहां पे बात कर सकते हैं। नंबर 1, कलर चेंज। नंबर 2, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नंबर 3, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर। नंबर 5, लाइटनिंग, मतलब लाइट का जनरेशन ऑफ लाइट। ये 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। कलर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, चेंज इन टेम्परेचर, लाइटनिंग या जनरेशन ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे केमिकल प्रोसेस अकर हुआ है, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है या यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या नहीं, तो इसको आइडेंटिफाई करने के कुछ वे होते हैं। अगर किसी प्रोसेस के दौरान, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान या किसी भी दौरान किसी कलर में चेंज हो रहा हो, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। कहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो, प्रेसिपिटेट बन रहा हो, टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो या लाइट का जनरेशन हो रहा हो, तो ये पांचों चीजें कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करती हैं कि इस दौरान यहाँ एक केमिकल चेंज अकर हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन यू ऑब्जर्व ए केमिकल चेंज, या हाउ कैन यू कंफर्म दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। आप कैसे कंफर्म करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई कलर में चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है, गैस का एवोल्यूशन हो या प्रेसिपिटेट बने, टेम्परेचर में चेंज आए या लाइटनिंग हो। तो इन सभी को हम लोग एक एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक वन बाय वन इन सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आप कलर चेंज की बात करते हैं तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट फॉर्मूला होता है FeSO4। FeSO4 इसको जब आप हीट करते हैं तो हीट करने पर ये टूट करके
डिकम्पोज होकर के Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 की फॉर्मेशन करता है। यहां पर जो कंपाउंड था फेरस सल्फेट, इसका कलर होता है पेल ग्रीन, मतलब लाइट ग्रीन कलर, जबकि इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, कहीं कहीं रेडिश भी लिखा मिल जाता है, तो रेडिश ब्राउन कलर। आपने क्या करा, आपको बताना है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। आपने क्या करा, एक चाइना डिश ली या एक कोई भी वैसा ले ली, कोई भी पॉट ले लिया, उसमें आपने फेरस सल्फेट को लिया। तो इनिशियली आप जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो इसका कलर कैसा होगा, पेल ग्रीन। आप इसको हीटअप करना स्टार्ट करेंगे। जब आप इसे हीटअप करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाने लगेगा, और जैसे ही ये रेडिश ब्राउन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे कलर में क्या आ गया, चेंज आ गया। कलर में चेंज आ गया, इसका मतलब एक नया कंपाउंड बन गया होगा, इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो किसी केमिकल रिएक्शन के होने को आप कंफर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, दूसरी बात जो कैरेक्टरिस्टिक आपने करी थी वो क्या थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी रिएक्ट प्रोसेस के दौरान किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, कोई गैस निकल रही है, तो उससे भी कंफर्म होता है कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, जिंक की रिएक्शन HCl के साथ कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जिंक की रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये क्या करता है, ZnCl2 बनाता है, साथ में हाइड्रोजन बनाता है H2, और ये जो हाइड्रोजन गैस है यहां से रिलीज होगी। और जब ये गैस रिलीज हो रही है तो भाई गैस, भाई पहले तो कोई गैस थी नहीं, और जब अब यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है तो वो कंफर्म करेगी कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ होगा, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। थर्ड वन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट को ही हम लोग शॉर्ट में PPT भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो देखिए PPT हम लोग बोलते हैं, PPT बोलते हैं हम लोग अनडिजॉल्व्ड मास को। किसे बोलते हैं, अनडिजॉल्व्ड मास को। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, चॉक पाउडर लिया, चॉक पाउडर को वाटर में मिक्स करा, शेक करा, तो थोड़ा बहुत चॉक पाउडर उसमें क्या हो गया, डिजॉल्व। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ में जो आपका चॉक पाउडर है वो नीचे सेटल हो गया होगा, कंप्लीटली डिजॉल्व ना होकर के नीचे पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा सेमी सॉलिड टाइप का, जो कि वहां पे घुला नहीं होगा, वो नीचे सेटल हो गया होगा। तो जब आप उसे फिल्टर करेंगे तो वो जो मास बचा है जो कि उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ, वो अनडिजॉल्व्ड मास जो चॉक का बचा उस वाटर में, वही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। इसी तरीके से यहां पर भी मान लीजिए आपने क्या करा, बेरियम क्लोराइड लिया VaCl2, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ करा दी Na2SO4। ये कौन था आपका, बेरियम क्लोराइड, मैं नाम लिख देता हूं इनके, बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट। जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो यहां से सोडियम इधर और बेरियम इधर आ जाता है, जिसके रिजल्टेंट बेरियम सल्फेट बनता है, साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। ये कौन है, बेरियम
सल्फेट, और ये कौन है, सोडियम क्लोराइड। और यहां पर जो बेरियम सल्फेट मिलता है, इसी का मिलता है आपको प्रेसिपिटेट, कैसे कलर का, व्हाइट कलर का, व्हाइट पीपीटी। तो जैसे पहले तो कोई अनडिजॉल्व मास था नहीं, जैसे इनको आपने मिक्स करा एक अनडिजॉल्व मास मिला, जिससे आपने कंफर्म कर दिया कि भाई यहाँ पर क्या हो रही होगी, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। इनके नाम लिखे तो ऊपर भी नाम मैं बता देता हूँ। इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जिंक है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जिंक और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है। और ये कौन है आपका, हाइड्रोक्स। ये कुछ नाम भी थे उनके। इसी तरीके से हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या थी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर चेंज की बात करें तो आप क्या करिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, नाम क्या होता है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप चूना बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। इस क्विक लाइम को वाटर में ऐड करिए, H2 वाटर। जैसे ही आप इनको मिक्स करेंगे, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में यहां पर हीट रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर में भी क्या आएगा, चेंज। वेसल क्या होने लगेगी, गर्म। तो इससे भी हम लोग कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि अगर इन दोनों को जब तक मिलाया नहीं था तब तक कोई हीट का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, टेम्परेचर में चेंज नहीं आया था। लेकिन जैसे ही आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जिसके साथ साथ हीट का एवोल्यूशन हुआ, जिससे कि टेम्परेचर में चेंज आ गया। ऐसे ही आप फिफ्थ बात कर सकते हैं लाइटनिंग की। लाइटनिंग के केस में सिंपली आप किसी भी फॉसिल फ्यूल को या किसी भी फ्यूल को बर्न कर दीजिए। जैसे ही आप उसे बर्न करेंगे तो यहाँ वहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल आपने CH4 लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, साथ में हीट रिलीज होगी और साथ में लाइट भी रिलीज होगी। तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, पहले तो लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, जब बाद में हो रही है तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ होगा, कोई केमिकल रिएक्शन अगर हुई होगी। इसका नाम मीथेन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। मैं लिख देता हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कौन है, वाटर। देखो भाई, ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं, जैसे ये देखो, पहले तो हमारी ये 5 कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई, किसकी, किसी भी केमिकल रिएक्शन की। अब कि भाई कभी तो आपने BaCl2 लिख दिया, सोडियम के साथ गए तो NaCl लिख दिया, तो ये मैंने नहीं लिखा,
एक्चुअलिटी में हम लोगों ने कंपाउंड फॉर्मेशन को ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस। आपकी 9th क्लास जो थी, 9th क्लास में आप कंपाउंड फॉर्मेशन को पढ़ के आए थे, जहां आप वेरियस कैटाइन और एनाइन को पढ़ते थे। उनकी हेल्प से इन कंपाउंड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है और उनसे यहाँ बनाया है। जैसे बेरियम सल्फेट की बात करें, एक दो एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग उन्हें समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बेरियम सल्फेट की बात करी है, तो बेरियम सल्फेट बेरियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2। सल्फेट के ऊपर -2। क्रिस क्रॉस कर दो, क्या मिलेगा? Va2SO4 का भी क्या होगा? होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या बचा? BaSO4। ऐसे ही सोडियम सल्फेट को भी एक समझ लेते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम Na चार्ज कितना होता है? +1। सल्फेट SO4 -2, 2 इधर 1 इधर, फॉर्मूला क्या आ गया? Na2SO4। तो इस तरीके से आपने कैटाइन और एनाइन सारे के सारे पढ़े हुए हैं और उन कैटाइन और एनाइन की हेल्प से ही आप इन्हें बनाते हैं कंपाउंड्स को। देखिए कैटाइन और एनाइन आपको याद होने ही चाहिए, अगर वो याद नहीं है तो आप कभी भी कंपाउंड को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर आप बार बार फॉर्मूलों को रटने की कोशिश करेंगे और अगर बार बार फॉर्मूलों को रटने की कोशिश करी तो फिर बड़ी परेशानी होगी। कहीं तो आप फिर BaSO4 लिखोगे, कहीं Ba2SO4 लिखोगे, तो कहीं BaSO4 का होल ट्वाइस लिखोगे। तो इसीलिए कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए, उनके फॉर्मूलाज के लिए आपको कैटाइन और एनाइन के बारे में पता होना ही चाहिए। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था टेम्परेचर में चेंज, फोर्थ प्रॉपर्टी थी चेंज इन टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर में चेंज के नाम पे या तो हीट का रिलीज हो सकता है या हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है। और इस बेसिस पे जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डिस्कस करते हैं इनको। केमिकल रिएक्शंस दो तरीके की होंगी, किस बेसिस पे? हीट के एब्जॉर्प्शन या रिलीज की बेसिस पे। एक तो होती है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन को RxN से शॉर्ट में हम लोग डिनोट कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो भाई एंडो टर्म देखो, ब्रेक करते हैं इसको। एक तो है यहाँ पे एंडो और एक है थर्मिक। एंडो का मतलब होता है इन से, अंदर, और थर्मिक लिया जाता है किससे? थर्मल से, और थर्मल का मतलब हीट। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिन रिएक्शन के दौरान हीट अंदर आए, अंदर आने का मतलब एब्जॉर्ब हो, ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दोज रिएक्शंस during which absorption of heat energy takes place are called endothermic
reaction. Those reactions during which absorption of heat energy takes place are called endothermic reaction. कोई भी ऐसी रिएक्शन जिनके दौरान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी उन्हें आप क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा? कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे आपने हीट किया. इसे जब आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. इसे जब आपने हीट किया तो हीट करने पे आपको क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखिए, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2, कार्बोनेट ऊपर समझ लेता है थोड़ा सा अलग से. कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2, कार्बोनेट -2, क्रिस क्रॉस करिए, क्या आएगा? Ca2CO3 का होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल. फॉर्मूला क्या बचा? CaCO3. तो CaCO3 इसे आप हीट कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कैल्शियम Ca+2 ऑक्साइड O-2, अगेन क्रिस क्रॉस Ca2O2, 2 से 2 कैंसिल. फॉर्मूला क्या आ गया? CaO प्लस CO2. तो देखो इस दौरान हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब. जब आप हीट कर रहे हैं तभी तो ये ब्रेक हो रहा है. तो फिर जब आप हीट कर रहे हैं इसका मतलब आप हीट क्या कर रहे हैं? सप्लाई. और ऐसी रिएक्शन जिनके दौरान आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है उन्हें आप क्या बोलते हो? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो. इसी तरीके से दूसरी कौन सी है आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगेन देखो, टर्म ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है. एक्सो और थर्मिक. एक्सो का मतलब आउटसाइड, मतलब बाहर, और थर्मिक कहां से लिया? थर्मल, और थर्मल हीट से. तो ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी बाहर जाए, बाहर जाने का मतलब रिलीज हो, तो उन रिएक्शन को क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो डिफाइन कैसे करेंगे? दोज रिएक्शंस during which release of heat energy takes place are called exothermic reaction. Those reactions during which release of heat energy takes place are called exothermic reaction. ऐसी रिएक्शन जिन रिएक्शन के दौरान हीट का रिलीज हो उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. अब ये भी एक एग्जांपल आपने ऑलरेडी पढ़ा था. क्या क्या कैल्शियम ऑक्साइड को किसमें डाल दीजिए? वाटर में. ऐसा करने पर वो क्या करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में क्या रिलीज होगी? हीट. तो हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट साइड में है, तो फिर ये प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक. इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड. ये कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देखो ये भी कैसे बना होगा? कैल्शियम क्या होता है? Ca+2. हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH-1. क्रिस क्रॉस करिए, क्या मिलेगा? Ca
OH का होल ट्वाइस, तो यही तो लिखा है। तो ये थी हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, इस बेसिस पे एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए कुछ नोटेशंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम केमिकल रिएक्शंस में अप्लाई करते हैं, तो उन सिंबल को हमें समझना पड़ेगा, उन्हें याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं अगर एस लिखा होता है, इसका मतलब होता है सॉलिड। इसी तरीके से अगर कहीं एल लिखा है, इसका मतलब होगा लिक्विड। कहीं जी लिखा है, इसका मतलब होगा गैस। कहीं वी लिखा है, इसका मतलब होगा वेपर। कहीं AQ लिखा है, इसका मतलब होगा एक्वस। कहीं डेल्टा बना हो, ट्रायंगुलर शेप जैसे आप बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है हीट से। अगर कहीं हीट कर रहे हैं किसी चीज को तो उसकी जगह आप डेल्टा भी बना सकते हैं। कहीं अगर अपवर्ड एरो बना है इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कोई भी चीज रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, तो उसे अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर कहीं डाउनवर्ड एरो बना है, तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो ये कुछ सिंपल से नोटेशंस हैं जो आपको याद रखने होंगे। सॉलिड को किससे? एस से, लिक्विड को एल से, गैसेस को जी से, वेपर वी, एक्वस AQ, हीट डेल्टा, इवोल्यूशन ऑफ गैस अपवर्ड एरो, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन डाउनवर्ड एरो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सुनिए जरा। How can you make chemical reaction more informative? How can you make chemical reaction या how can you make a chemical reaction more informative? किसी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप कैसे बना सकते हो? तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? मान लो देखो, कोई भी एक रिएक्शन है, आपने मान लीजिए फेरस सल्फेट लिया, फेरस सल्फेट को हीट किया था, FeSO4 एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। हीट करने पर इसने क्या करा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना दिया। अब इस रिएक्शन में को अगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो इससे हमें पता है कितना क्या पता चल रहा है कि भाई जब हम लोग FeSO4 को हीट करते हैं तो Fe2O3 बनता है, साथ में SO2 मिलता है, साथ में SO3 मिलता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में मैंने FeSO4 ब्रैकेट में सॉलिड, Fe2O3 S, यहाँ पर G, यहाँ पर G लिख दिया, तो अब क्या हुआ, हमें अब ये भी पता चल गया कि भाई फेरस सल्फेट होता है वो सॉलिड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है वो भी सॉलिड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस होता है। मतलब अगर इन स्टेट्स को इंडिकेट नहीं किया था तो हमें कम इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन अगर इन्हीं स्टेट्स को मैंने इंडिकेट कर दिया तो इंफॉर्मेशन अब और क्या हो गई, ज्यादा मिलने लगी। अगर यहीं पे मैंने क्या करा, इसका कलर कैसा होता है, पेल ग्रीन, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन,
तो अब मैंने जब कलर इंडिकेट कर दिया तो मुझे ये भी पता लगने लगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कलर कैसा होता है, पेल ग्रीन, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। इसके साथ मैंने क्या करा, एक अपवर्ड एरो यहाँ, एक अपवर्ड एरो यहाँ लगा दिया, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का एवोल्यूशन भी हो रहा है। अगर कहीं प्रेसिपिटेट बन रहा होता तो मैं क्या करता, एक डाउनवर्ड एरो लगा देता, मुझे पता चल जाता कि हाँ भाई इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। अगर कहीं हीट का रिलीज हो रहा होता तो मैं प्रोडक्ट के साथ में हीट लिख देता, मुझे क्या पता चल जाता कि भाई यहाँ पर हीट भी रिलीज हो रही है, या लाइट है तो लाइट रिलीज हो रही है। तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं, ये सारे के सारे वेज हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के। तो आप कैसे कैसे किसी रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, एग्जाम्पल लिखने की आपको क्वेश्चन के साथ रिक्वायरमेंट नहीं होती। By indicating फिजिकल स्टेट्स, आप फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर दीजिए, या बाय यूजिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो to represent evolution of gas or precipitate formation respectively। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट्स को बता सकते हैं। आप अपवर्ड या डाउनवर्ड एरो लगा सकते हैं। अपवर्ड एरो किसके लिए, अगर कहीं गैस इवॉल्व हो रही है। डाउनवर्ड एरो किसके लिए, अगर कहीं प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। वाई इंडिकेटिंग कलर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के कलर को लिख सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड के कलर को इंडिकेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड किस कलर का होता है। तो ये सारे के सारे तरीके होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के। एक तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को या किसी भी केमिकल प्रोसेस के होने को किस तरीके से आप पता करेंगे, या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो आपने ओवरऑल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, जिसमें कलर चेंज था, इवोल्यूशन ऑफ गैस था, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन था, या आपका टेम्परेचर चेंज था, या लाइटनिंग थी। सभी को एक एग्जाम्पल के बेसिस पे भी हमने समझा। उसके बाद में टेम्परेचर चेंज की बेसिस पे कि भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। उस बेसिस पे हमने रिएक्शंस को 2 तरीके से क्लासिफाई करा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को बोला गया जिन रिएक्शंस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन्हें बोला गया जिन रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर हमने कुछ नोटेशंस देखे, कुछ रिप्रेजेंटेशन देखे, चाहे स्मॉल एस से सॉलिड को, स्मॉल एल से लिक्विड को, स्मॉल जी से गैसेस को, AQ से एक्वस को, या आपका डेल्टा से हीट को, अपवर्ड एरो से एवोल्यूशन ऑफ गैस को, डाउनवर्ड एरो से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को इंडिकेट किया जाता था। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बात करी कि हम लोग फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर सकते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड एरो लगा सकते हैं, किसके लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी कंपाउंड्स हैं उनके कलर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर कोई भी गैस है पर्टिकुलर, उसकी कोई स्मेल होती है तो उस स्मेल को इंडिकेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे तरीके होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के।